हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आप लोगों को जितना प्रश्न मैंने करवाया था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज का सेशन में पहला प्रश्न देखते हैं। एक क्या है, मुहावरा है। पहले शुरुआत होती है मुहावरे से। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है? आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी कि खूब बढ़ा चढ़ाकर किसी की बड़ाई करना। अगला, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण है ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक होगा। अगला है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईदगाह किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है ईदगाह। अगला है उर्दू किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो अगला उर्दू किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो तुर्की भाषा का शब्द माना जाता है। क्या? उर्दू शब्द। अगला है एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो जानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? तो यह पंक्ति है ब्रज भाषा की। फिर से देखिएगा, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा जो पानी। यह पंक्ति है ब्रज भाषा की है। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कभी कभी लाइन भी पूछ लेता है। एक भारतीय आत्मा किसकी रचना है? तो यह किसे कहते हैं? तो यह एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो यह माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। क्या? एक भारतीय आत्मा। क्लियर हुआ। अगला है ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करते रहिएगा आप लोग। ऑस्ट्रिच भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? किरात कहा जाता है। अगला है कट कटान कपि कुंजर भारी द्रुह भुज दंड तमहि महिमारी डोलत धरत सभा पद खसे चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कट कटान कपि कुंजर भारी द्रुह भुजदंड तमक महिमारी डोलत धरत सभा पद खसे चले भाज भय मारुत ग्रसे। यह पंक्ति है किसकी? तुलसीदास की है। कहाँ से ली गई है? रामायण से ली गई है। यानी कि कहाँ से? रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस की पंक्ति है ये। तो अगला है कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो कठिन आचार्य केशवदास को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट के रचनाकार कौन होंगे? या कहा जाता है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। क्या? कथा सम्राट कहा जाता है। इनका पदवी जो कहते हैं ना, वो दिया जाता था पहले, वही है, अभी भी होता है। कभी किसी को पदवी दिया जाता है कि जिस काम में वो निपुण होता है उसको उसी नाम से पुकारा जाने लगता है। तो इसे ही कहते हैं क्या? पदवी कहते हैं। कबीर की भाषा कैसी थी? तो कबीर कैसे भाषा बोलते थे? सधुक्कड़ी, यानी साधु संत कैसे बोलते हैं? सधुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। तो उनकी भाषा क्या कहा जाता है? कबीर दास की भाषा कैसी थी? तो सधुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र की ही रचना है ये जीवनी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। कलम का सिपाही किसे कहा जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र को। कलम की सिपाही क्या है? तो यह एक जीवनी है। क्या है? एक जीवनी है। अगला, बादल को घिरते देखा या किसकी रचना है? तो नागार्जुन की रचना है। किसकी? नागार्जुन की रचना है। कविता में चिर अभिशापित कौन है? तो बादल को घेरते देखा नागार्जुन की रचना होगी। कविता के में चिर अभिशापित कौन है? तो चकवा और चकई है। कौन होंगे? चकवा और चकई हैं। चकवा और चकई एक पक्षी था, उसी के ऊपर यह क्या लिखा गया है? यह कविता लिखी गई है। अगला है असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो असाध्य वीणा किस काव्य संग्रह में संकलित माना जाता है? आंगन के पार द्वार। किसमें? आंगन के पार द्वार में संकलित माना जाता है। क्या? असाध्य वीणा। अगला प्रश्न है बादल को घिरते देखा कविता में किस नगर का वर्णन है?
अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को पता होगा और इसको नोट ज़रूर करते रहिएगा। बादल को घिरते देखा कविता में किसका वर्णन किया जाता है? तो कुबेर के अलका का। किसके? कुबेर के लंका लिखा गया है, यहाँ पर अलका लिख उठा है। कुबेर के लंका को कहा गया है, ये गलत है, इसको काट दीजिएगा, लंका है। बादल को घिरते देखा कविता में नागार्जुन नगर किसका वर्णन है? तो कुबेर की लंका का है, जिसे क्या किया था? रावण ने जबरदस्ती हथिया लिया था, कुबेर जी की लंका थी वो। अगला है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया है प्रिय प्रवास। किसे कहा गया? प्रिय प्रवास को कहा गया। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? कमेंट करके ये बताइएगा आप लोग की, मैंने पढ़ाया भी है, 2-3 बार इससे प्रश्न लिया है। अगला है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन का वैद्यनाथ सिंह नागार्जुन इनका उपनाम था और वैद्यनाथ सिंह इनका पूरा नाम था, वैद्यनाथ सिंह नागार्जुन। अगला है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास, ये आ गया प्रश्न, यही आप लोगों को बता दिया, हरिऔध जी की रचना है, बल्कि मैंने कमेंट करके कहा था करने के लिए। किसकी है प्रिय प्रवास? तो हरिऔध जी की रचना है। कौन सी? प्रिय प्रवास। अगला है नागार्जुन की रचनाओं में से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारने लगे थे? तो नागार्जुन की रचनाओं से प्रभावित पाठक उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? बाबा कहकर पुकारते थे। क्या? बाबा कहकर पुकारते थे। अगला कामायनी के रचना काल क्या है? कामायनी की रचना काल क्या है? कब, यानी कि कामायनी, प्रश्न कह रहा है कि कामायनी की रचना कब हुई थी? ये ऐसे ही प्रश्न बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो 1936 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी। रचनाकार कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद जी हैं। किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। अगला है आंसू को भीगे आंचल, आंसू से भीगे आंचल, मन का सब कुछ रखना होगा, यह पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ जो इसमें पात्र हो, नायक नायिका पूछा जाता है, सर्ग पूछे जाते हैं, कौन सा सर्ग है, राइटर होंगे, उनका उपनाम क्या होगा। टीजीटी पीजीटी का मुख्य अहम हिस्सा है ये कि यहाँ पर किस सर्ग से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है। तो आंसू से भीगे आंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, यह पंक्ति किसकी है? लज्जा सर्ग की है। किसकी? लज्जा सर्ग की है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला है हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत कौन सा है? तो हिंदी का सबसे लंबा शोक गीत है क्या? सरोज स्मृति। क्या है? सरोज स्मृति है। अगला है बिखरी अलकें जो तर्क जाल, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग की है? तो बिखरी अलकें जो तर्क जाल, यह पंक्ति कामायनी की किस सर्ग की है? तो ईड़ा सर्ग की है। किसकी? ईड़ा सर्ग की है। मैंने 2 ऐसे प्रश्न बताए हैं जिसमें सर्ग पूछा गया है। अगर सर्ग पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस सर्ग का है, पूरी रचनाएं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों की यहाँ से समझ आता है, ये ऐसे प्रश्न देखना होता है और ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं ना, देखना चाहते हो फिर भी देखना पड़ेगा आप लोगों का। अगर टीजीटी पीजीटी क्लियर करना चाहते हो तो सर्ग का बहुत महत्व होता है। उपनाम पूछे जाते हैं राइटरों के, सर्ग किस सर्ग से लिया गया, किस कविता की है या किस उपन्यास से ली गई है पंक्तियाँ, ऐसे जरूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कामायनी के बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो एड़ा सर्ग से ली गई है। किससे? एड़ा सर्ग से ली गई है। अगला है, इसीलिए कहते हैं कि हिंदी में साहित्य का दायरा बहुत बड़ा होता है, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है इसके लिए, तब जाके कहीं टीजीटी पीजीटी क्लियर कर पाते हैं लोग। ऐसे ही नहीं 2-4 साल पढ़े रहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि इलाहाबाद में बच्चे पढ़े रहते हैं जो टॉप करके आते हैं, हिंदी में अपनी जगह बनाते हैं टीजीटी पीजीटी में। इसीलिए हम आप लोगों को एक से एक प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति को निराला जी ने
किसकी स्मृति में लिखी है? तो सरोज स्मृति को निराला जी ने किसकी स्मृति में लिखी है? तो अपनी पुत्री की याद में लिखा है सरोज स्मृति। उनकी पुत्री कौन थी? निराला जी की सरोज थी। सरोज की स्मृति को में की याद में ही उन्होंने लिखा है क्या? एक सरोज स्मृति लिखा है। क्लियर हुआ? जो किसकी थी? निराला की पुत्री थी। अगला है नारी तुम केवल श्रद्धा हो। क्या है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? अब यहाँ भी सर्ग पूछा जाता है, पूछ रहा है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो किस सर्ग से ली गई है? तो लज्जा सर्ग से ली गई है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। निराला की प्रथम रचना कौन सी है? तो निराला की प्रथम रचना है जूही की कली। कौन सी है? जूही की कली है निराला जी की प्रथम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है दिनकर का कामाध्यात्मक प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर का पूछ रहा है। रामधारी सिंह दिनकर का कामाध्यात्मक प्रधान काव्य संग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? उर्वशी है, जिसे उन्हें क्या मिला था? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसी रचना के लिए मिला था। किसे? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ही मिला था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था। सॉरी, 1965 से तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये आप लोगों को मैं फिर से थोड़ा सा क्लियर करके बता दूंगी कि रामधारी ईयर्स नहीं याद है, थोड़ा सा तो ध्यान में उतर गया है। आप लोग ही कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ कब दिया गया था। तो 1965 से तो ज्ञानपीठ की शुरुआत ही हुई थी। यामा के लिए महादेवी वर्मा को लिए मिला है। चिदंबरा के लिए किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को मिला है। अगला है जूही की कली का संबंध किस ऋतु से है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जूही की कली का संबंध किस? उर्वशी से है। अगला है जूही की कली का संबंध किस ऋतु से है? तो बसंत ऋतु से है। किससे? बसंत ऋतु से होगा। अगला है उर्वशी जैसा काव्य है। तो उर्वशी कैसा काव्य है? तो यह एक महाकाव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर का है। अगला है जूही की कली का नायक कौन है? तो जूही की कली का नायक कौन है? पवन माना जाता है। पवन ही है वहाँ का नायक है। और नायिका कमेंट करके बताइए कि नायिका कौन है। मैंने बहुत बार इसको पढ़ाया भी है कि जूही की कली का नायक और नायिका कौन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हो गए आप लोगों को पूरे 50 प्रश्न। थोड़े समय में पूरे 50 प्रश्न देते हैं। तो चलिए आप लोग नोट करते रहिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो चलिए नमस्कार।